हेलो बच्चों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस की क्लास, मतलब क्लास 6 की एनसीईआरटी की आज हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, और डे बाय डे हम ऐसे ही चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और जितने भी चैप्टर हैं साइंस के, उनको हम अपने चैनल पर आपको रीड करके सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, कहाँ पे आपको कौन सी चीज करनी है, कैसे पढ़ना है, ये सारी स्ट्रेटेजी हम आपको इसी चैनल पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए अपने चैनल सिलेक्शन पॉइंट से। ठीक है, सारी चीजें आपको यहीं पे मिलने वाली हैं। ठीक है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं ये सीरीज उन बच्चों के लिए लेकर के आ रहा हूं जो एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको ये प्रकार की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं साइंस में, उसका नाम है भोजन के घटक। क्या? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, इंग्लिश में भी है यही चैप्टर, लेकिन मैंने हिंदी का सिलेक्ट किया है क्योंकि हमारा जो पूरा चैनल है वो हिंदी भाषा को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए अभी फिलहाल मैं ये जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो हिंदी में लेकर के आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। ठीक है, और क्या है इस पार्ट में। ठीक है, तो भोजन के घटक से तो हम समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं आज भोजन की। ठीक है, तो देखिए, भोजन, हम सब भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन हमारी एनर्जी का एक सोर्स है। ठीक है, जो हमारे शरीर को वृद्धि होने के में सहायता करता है। ठीक है, क्या करता है? सहायता करता है। लेकिन आज हम भोजन में और क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। क्या करते हैं? जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। मतलब हम पढ़ चुके हैं 5वीं क्लास में, तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। ठीक है, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है और दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में, ठीक है, अप्पम, मछली या सब्जियां हो सकती है। मतलब यहाँ तक कहने का मतलब ये है कि खाना जो है कई प्रकार का हो सकता है। हर क्षेत्र का एक अलग खाना हो सकता है। हो सकता है किसी क्षेत्र के खाने में चपाती, दाल और बैंगन का भरता यूज हो रहा हो। ठीक है, तो किसी थाली में चावल, सांबर तथा भिंडी भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जी भी हो सकती है। मतलब कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दाल या मांस का कोई भी व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा और क्या हो सकता है? दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, ये काम हमारा बात का है, बाद में हम देखेंगे। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। ठीक है, हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। ठीक है, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। ठीक है, क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? ठीक है, अब क्या है कि इस बात पे अब हम बात करेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे। क्या हमारा जो हमारा जो शरीर है, क्या उसको क्या होता है, उसको मतलब विभिन्न कार्य करने के लिए क्या विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक सब्जी है, एक दाल है और एक रोटी है, एक चपाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाना हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब ये एक क्रियाकलाप दे रखा है हमको। ठीक है, क्रियाकलाप में हम कह रहे हैं कि मतलब कहा गया है कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में, ठीक है, दाल, मांस या व्यंजन या सब्जी हो सकती है, जो कि मैं पहले पढ़ चुका हूँ। ठीक है, अब विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, अब हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लाइन में पहले से पढ़ चुका था। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है। मतलब जो खाना बनता है, ठीक है, जो भोजन हमारे लिए प्रिपेयर होता है, वो एक या एक से अधिक किसके लिए बनता है? कच्ची सामग्रियों से बना होता है। ठीक है, जो हमें पादप पादप मतलब पौधों, ठीक है, किससे?
जो कि हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या है? इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या है? ठीक है, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। ठीक है, इन आवश्यक घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, जो कच्ची सामग्री यूज होती है भोजन बनाने के लिए, इनमें क्या होता है? इनमें इनमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। क्या होते हैं? आवश्यक घटक होते हैं। तो हमने देखा कि जो कच्ची सामग्री हमारे भोजन बनाने के लिए यूज होती है, उसमें कुछ ना कुछ अलग सी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए कैसी होती हैं? लाभदायक होती हैं। ठीक है, क्या बच्चों? क्या होती हैं? लाभदायक होती हैं। और इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं, ठीक है, और खनिज लवण होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है। ठीक है, मतलब फाइबर। ठीक है, और क्या होता है? और जल दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। मतलब हमारे शरीर को अगर ग्रो करना है, ठीक है, तो उसमें इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? ठीक है, ये एक प्रश्न चिन्ह है कि मतलब क्या सभी प्रकार के, मतलब हम कोई भी खाना खाएंगे उसमें हमें ये सब चीज मिल जाएगी? लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें अलग अलग चीजें पाने के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजनों व्यंजनों का सेवन करना होता है। ठीक है, एक थाली में अलग अलग प्रकार की चीजें लगानी पड़ती हैं। ठीक है, कुछ साधारण विधियों से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। ठीक है, हम ये जान सकते हैं कि किसमें कौन सा पोषक तत्व क्या है? उपस्थित है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषक तत्वों के परीक्षण की अपेक्षा सरल होते हैं। ठीक है, मतलब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के जो परीक्षण हैं वो आसानी से कर सकते हैं बाकी सभी पोषक तत्वों के। ठीक है, हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में लिखेंगे। ठीक है, अब जब सारणी हम देखेंगे तो उसमें हम लिखेंगे, ठीक है, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए क्या होता है कि अगर हमें ये सारे प्रैक्टिकल्स करने हैं तो हमें क्या क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा जो है वो हमें चाहिए। ठीक है, इनके विलयन हमें चाहिए। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता भी होगी। आपको क्या होगा? कुछ परख नलियां चाहिए, मतलब कांच की कुछ नली टाइप की चाहिए, और ड्रॉपर, ड्रॉपर मतलब जिससे हम बूंद बूंद करके कोई चीज डाल सकें। ठीक है, इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। ठीक है, अब इन परीक्षणों को हम कहाँ कर सकते हैं? पके हुए भोजन या कच्ची सामग्री पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दिखाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं आप। ठीक है, इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। मतलब कोई किसी भी प्रकार का केमिकल जो है हमें खाना नहीं है। ठीक है, उसको चखना भी नहीं है। क्या पता उसमें कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हो जाए हमें, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। ठीक है, आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की अब हम जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ विधियां लिखी हैं यहाँ पे विलयन बनाने की। जैसे कि पहली विधि यह है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की डाल दी जाए। किसकी डाल दी जाए? टिंचर आयोडीन की। अगर कुछ बूंदे हम किसमें जल से भरी हुई आधी परख नली में डाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा? आयोडीन का तनु विलयन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आयोडीन का तनु विलयन मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें कॉपर सल्फेट विलयन, ठीक है, इसमें इसको बनाने के लिए 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल दें। ठीक है, तो फिर आपका क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट का क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट का बन जाएगा विलयन बन जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा।
ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए मैंने बताया आपको कि 100 ml पानी में 2 ग्राम, कितना, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से ये बन जाता है। ठीक है, 100 मिलीलीटर में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जो कास्टिक सोडा का विलयन अगर हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला देंगे। क्या मिला देंगे, 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला देंगे। ठीक है, तो फिर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कहाँ पे हमने खत्म किया था, कि शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, देखिए अब हम एक्टिविटी में देखेंगे। ठीक है, मंड के परीक्षण के लिए जो एक्टिविटी करनी है उसके लिए हमें क्या करना है, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। क्या लीजिए, थोड़ी सी मात्रा ले लीजिए। इसमें तनु आयोडीन, ठीक है, विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। ठीक है, खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो जाता है। ठीक है, यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। समझ गए, मतलब हमें क्या करना है, इसमें तनु आयोडीन की विलयन, मतलब जो भी हमने सामग्री ली है उसमें 2 या 3 बूंदे हमें क्या डालनी है, आयोडीन विलयन डालना है। ठीक है, आयोडीन विलयन डालने पर 2 से 3 बूंदे जैसी डालेंगे तो खाद्य का जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा, नीला या काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला या काला हो जाएगा। ठीक है, और जो नीला या काला रंग जो है वो मंड की उपस्थिति को दिखाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए। ठीक है, किसमें मंड है, आपने परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखिए। अपने जो परीक्षण है उनको सारणी 1.2 में आपको लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटीन का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। इसमें खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। ठीक है, जिस खाद्य पदार्थ का आपको परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो उसका पहले पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब जो भी खाद्य पदार्थ आपने लिया है अगर वो ठोस है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसका पेस्ट बना लीजिए या उसका चूर्ण बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। ठीक है मतलब ये है कि सबसे पहले उसका चूरन बना लीजिए या उसका पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, फिर खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में आपको क्या करना है, रख देना है। ठीक है, साफ परख नली में जैसे ही आप उसको रख देंगे या डाल देंगे, ठीक है, तो उस पर 10 बूंद जल डालकर उसको हिलाएं। क्या करें, हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डाल दीजिए। मतलब आपको क्या करना है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है और 10 बूंद क्या, कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। ठीक है, जैसे ये डालेंगे उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे हिला करके। ठीक है, कुछ मिनट तक हिलाते रहेंगे और परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, आपने देखा कि परख नली का जो पदार्थ है, ठीक है, परख नली का जो पदार्थ है वो बैगनी रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो बैगनी रंग का हो गया है। अब बैगनी रंग जो है वो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। किसको दिखाता है, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ कीजिए और परीक्षण को क्या करिए, सारणी में लिखिए। ठीक है, जैसे पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। और ठीक है, अब देखिए अब हम तीसरा परीक्षण करने जा रहे हैं जो कि किसके लिए होगा, जो होगा वसा के लिए। किसके लिए होगा, वसा के लिए। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। फिर से हमें वैसे ही खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेनी है। ठीक है, इसमें एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए इसको। ठीक है, एक कागज के टुकड़े में रख करके उसको अच्छे से कूटिए। ध्यान रखें, ठीक है, ध्यान रखें कि कागज फट ना जाए। ठीक है, जो कागज है वो उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो फटना नहीं चाहिए, फटे ना। ठीक है, अब कागज को सीधा लीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, क्या कीजिए, कागज को लीजिए सीधा और ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं, क्या उस पर तेल के धब्बे आ रहे हैं। ठीक है, कागज को
किसी प्रकाश के सामने लाएं, क्या अब इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? ठीक है, मतलब अब उस धब्बे से जो प्रकाश आ रहा है वो धुंधला दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। किसको दिखाता है? वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब जैसे खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। ठीक है, इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। ठीक है, और कुछ समय के लिए कागज को सुखा लीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह क्या हो जाए? वह सूख जाए। वह क्या हो जाए? वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब हमने ये तीनों के तीनों क्या करे, ये परीक्षण करे। ठीक है, अब ये परीक्षण से रिजल्ट क्या मिलता है हमको ये देखते हैं। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी में अगर हमें प्रोटीन मिलेगा तो उसमें वसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, किसी में वसा मिल रहा है तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, ऐसा भी होगा। ठीक है, क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? ठीक है, हमने 3 पोषक तत्वों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, अब हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आखिरकार ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? क्या जरूरत है हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों की? आखिरकार हम इन्हें क्यों लें, क्यों खाएं इन्हें? ठीक है, या क्यों पिए इन्हें? ठीक है, तो देखते हैं, बात करते हैं इस बारे में। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब हम जितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, अगर उसी समान हम मात्रा में हम वसा खा लें तो हमें उससे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी जितनी की कार्बोहाइड्रेट हमें दे रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। मतलब ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा ज्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोलेंगे? ऊर्जा देने वाला भोजन। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, जैसे शकरकंदी है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये शकरकंदी, आलू, ठीक है, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ठीक है, ये सूखा मक्का है। ठीक है, और ये मक्का है, मतलब जैसा आता है खेतों से वो है। ठीक है, बाजरा, ठीक है, चावल और गेहूं। ठीक है, इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है? इन सब चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। कौन कौन से हैं एक बार गौर कर लेते हैं। शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं। ठीक है, अगर ये सब चीजें हम अपने भोजन में लेते हैं तो हमें भरपूर मात्रा में क्या मिल जाएगा? हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। वहीं अगर बात की जाए वसा की, बात की जाए तो देखिए, अगर आप मूंगफली खाते हैं तो आपको वसा मिलेगा। ठीक है, और एक मिनट, नहीं नहीं, इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। ठीक है, तिल, ये भी क्या है? ये भी हमारा किसके लिए है? ये भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है। और ये गिरी, गिरी मतलब आप कह सकते हैं गिरी, जैसे बादाम हो गए, ठीक है, काजू हो गए, इनको हम गिरी कह सकते हैं। और ये तेल देख रहे हैं आप, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर वसा के कुछ स्रोतों को हमें देखना होगा तो वसा जो है वो हमें पादप और जंतुओं दोनों से प्राप्त होता है। किससे? वसा हमें
पादप स्रोत और जंतु स्रोत दोनों से प्राप्त होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं मछली, अंडे, मांस, ठीक है, घी, दूध, मक्खन और क्रीम, ये सब क्या है, ये सब हमारे कुछ वसा के मुख्य स्रोत है। क्या है, वसा के मुख्य स्रोत है। वहीं अगर बात की जाए किसकी, यहाँ पे कुछ और चीजें दे रखी हैं, जैसे चना, ठीक है, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, ठीक है, और सोयाबीन, ठीक है। अब विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है, देखो पपीता से मिल रहा है, गाजर से मिल रहा है, ठीक है, और उसके बाद किससे मिल रहा है, मछली के तेल से मिल रहा है, दूध से मिल रहा है, ठीक है, और आम से मिलता है। हमें क्या मिलता है, ये आम से हमें क्या मिलता है, आम से हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है विटामिन ए। क्या मिलता है, विटामिन ए हमको किससे मिलता है, इन सब चीजों से मिलता है। वहीं अगर विटामिन बी की बात की जाए, उसके कुछ मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, गेहूं है, चावल है, यकृत मतलब लीवर, अगर हम लीवर खाते हैं, ठीक है, या गेहूं खाते हैं या चावल खाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, विटामिन बी मिलेगा। वहीं अगर हम विटामिन सी के स्रोतों की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो विटामिन सी के जो स्रोत हैं वो खट्टी चीजों से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। जैसे टमाटर खट्टा होता है, ठीक है, संतरा, ठीक है, अमरूद, ठीक, मिर्च, ठीक है, नींबू, आंवला, इन सब से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलेगा। क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे प्रोटीन के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं, ठीक है, प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। देखिए अगर हम इसके पादप स्रोतों को देखें तो ये है सारे पादप स्रोत, ठीक है, जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, ठीक है, और इससे भी हमें प्रोटीन मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कि हमें प्रोटीन जो है वो जंतु स्रोत से कैसे मिलता है, तो अगर हम मांस खा लें, ठीक है, मछली खाते हैं, पनीर खाते हैं, ठीक है, वहीं अंडे खाते हैं, दूध पीते हैं, तो इन सब चीजों से हमें क्या मिलेगा, ये सब जंतु स्रोत हैं और इनसे हमें प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो शरीर की वृद्धि अथवा स्वस्थ रहने के लिए होती है। ठीक है, जो मतलब प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो शरीर की वृद्धि तथा तथा स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। मतलब ये क्या करता है, हमारे शरीर के मसल्स को ग्रो करता है। ठीक है, इसीलिए इसको इसको क्या कहते हैं, जिस जिस भोजन में प्रोटीन होता है तो उसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़े मसूड़ों को क्या स्वस्थ रखने में सहायता रखते हैं। ठीक है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ को हम विटामिन ए, कुछ को विटामिन बी, सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिनों का एक समूह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हम खा लें कोई भी एक प्रकार का विटामिन तो फिर उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। ठीक है, हमें सारे विटामिन एक निश्चित मात्रा में चाहिए होते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। वहीं अगर बात की जाए विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6, मतलब 1.6 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि विटामिन ए के स्रोत पपीता, गाजर, आम, चावल, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, विटामिन बी जो हमें मिलता है वो चावल से मिलता है, गेहूं से मिलता है, यकृत से मिलता है। विटामिन सी हमें खट्टी चीजों से मिलता है, संतरा, टमाटर, ठीक है, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला इत्यादि। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें विटामिन डी जो है वो हमें मछली से मिलता है, अंडों से मिलता है, यकृत से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अंडों से मिल जाएगा हमको। ठीक है, दूध पी लेंगे तब भी मिलेगा, मक्खन से ही मिल जाएगा। और विटामिन डी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है हमारा सन। क्या है, सन। जो सन होता है, जो सूरज होता है वो हमारे विटामिन डी का क्या होता है, एक
बहुत बड़ा स्रोत होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, विटामिन डी के कुछ मतलब आयोडीन के कुछ और स्रोत देख लेते हैं। ठीक है, जैसा पालक जो है, अदरक है, ठीक है, ये क्या है, आयोडीन के सोर्स हैं। वहीं अगर बात की जाए फास्फोरस के कुछ सोर्स, ठीक है, तो उनमें क्या है, उनमें है केला, दूध, मिर्च, चावल और क्या, गेहूं। ठीक है, अगर बात की जाए आयरन के स्रोत की तो पालक, ठीक है, और यहाँ पे शायद नाशपाती है ये, ठीक है, यकृत और सेब अगर हम खाते हैं तो हमें आयरन की कमी नहीं होगी कभी। ठीक है, कैल्शियम के कुछ स्रोत होते हैं, जैसे दूध होता है, अंडे होते हैं, इनसे हमें कैल्शियम मिल जाता है। ठीक है, और ये क्या है, इन ये लवण होते हैं, क्या होते हैं, लवण होते हैं। ठीक, अभी देखते हैं आगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि देखो, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। ठीक है, हमारा शरीर जो है वो प्रकाश में अगर होगा तो विटामिन डी बनाएगा। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, अगर कई दिनों तक कोई व्यक्ति प्रकाश में नहीं आता है तो उसमें फिर क्या होने लगता है, विटामिन डी की कमी होने लगती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है और शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। ठीक है, विभिन्न लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 1.10 में दिखाया गया है। मतलब ये जो पूरा अभी मैंने फिगर आपको समझाया था, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब लवण है। ठीक है, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, आपने भी सारणी 1.2 के परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। मतलब कोई एक पोषक तत्व दूसरे से ज्यादा हो सकता है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक है, चावल कैसा है, चावल है अपना कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक है, इन भोजनों के इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों की जरूरत होती है, मतलब फाइबर्स की जरूरत होती है। किसकी, फाइबर्स की जरूरत होती है। तो जब फाइबर्स अब हमें कहाँ से मिलेंगे ये भी देखना है हमें। ठीक है, फाइबर्स की जरूरत होती है। ठीक है, तथा जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब फाइबर्स को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। किससे होती है, पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल तथा सब्जियां हैं। ठीक है, हमारे जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या है, साबुत खाने, ठीक है, दालें हैं, आलू हैं, ठीक है, ताजे फल और सब्जियां हैं, इनसे हमें क्या, फाइबर मिलता है। ठीक है, रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है तथा आयतन बढ़ा देते हैं। तथा इसका क्या करते हैं, ये भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। तो जो फाइबर्स होता है, जो फाइबर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो खाना पका नहीं होता है, जो पचा नहीं होता है हमारे पेट में, उसे बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की क्या करता है, सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। यह क्या करता है, ये क्या करता है, मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, पानी। ठीक है, सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं। ठीक है, मतलब हमें जितना पानी चाहिए, ठीक है, तो हम जितना लिक्विड पी रहे हैं यह हमें उससे मिल जाता है। ठीक है, जैसा कि हम जल पीते हैं, पानी पीते हैं, जो हम मतलब बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्म में पी लेते हैं, लेकिन उसके अलावा इनडायरेक्ट फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, हम पानी लेते हैं, जैसे दूध और चाय आदि हम पीते हैं, तो फिर उससे भी क्या होता है, पानी की कुछ मात्रा हमारी बॉडी में पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त
हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें क्या होता है, पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या अन्य स्रोतों से हमारे शरीर को पानी प्राप्त होता है या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, अब चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम क्रियाकलाप 3 को अब हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, हमारा ये एक अप्रोच आपको कैसा लगा, जिसमें हम एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग आपको करके दे रहे हैं। ठीक है, और इसको देख करके भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, आपको अगर किताब पढ़ना बोर लगता है तो आप वीडियो देखिए। ठीक है, हम आपको लाइन बाय लाइन हर एक चीज का मतलब समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियोस आपको हमेशा आगे मिलती रहेंगी। ठीक है, और हमारे इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये 6ठी क्लास के बच्चों के लिए या जो यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए भी क्या होगा, ये बहुत काम की वीडियो है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस हम क्रियाकलाप 3 को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।